चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें प्राचीन भारत की बिल्कुल पहली अर्थव्यवस्था तक ले जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताएगी कि उस जमाने में दौलत का असली मतलब क्या था। तैयार हैं? अच्छा, आज जब हम और आप दौलत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सोना, यही सब है ना? मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम तिजोरी में बंद करके सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर दौलत जिंदा हो? क्या हो अगर वो आपके साथ चल सके? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हमारी संपत्ति हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हो। कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, प्राचीन भारत में एक ऐसा समय था जब ना कोई एटीएम था, ना कोई नोट और ना ही जमीन के कागज। उस जमाने में गाय ही पैसा थी। जी हाँ, गाय। तो चलिए भारत की पहली और सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था यानी मवेशी अर्थव्यवस्था को करीब से जानते हैं। अब देखिए, इस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें उस दौर की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो जरा आंखों के सामने एक तस्वीर बनाइए, एक ऐसे जीवन की जो कभी एक जगह टिककर नहीं रहता था, एक घुमंतु दुनिया। तो उस समय का भारत कैसा था? एक घुमंतु समाज। मतलब किसी का कोई पक्का घर नहीं, किसी जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं, और खेती, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं था। जिंदगी एक जगह ठहरती नहीं थी, वो बस। तो ऐसे में सबसे बड़ा सबक क्या था? सीधी सी बात है, एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा चलती रहती हो, असली दौलत तो वही हो सकती थी जो आपके साथ चल सके। और वो क्या थे? वो थे मवेशी। और बस यहीं से गोधन की सोच हमारे सामने आती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि मवेशियों में धन को नापने का आखिर मतलब क्या था। देखिए, ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना धन के लिए एक बहुत खास शब्द मिलता है, गोधन। इसका सीधा सा मतलब है गायों का धन। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां किसी की अमीरी इस बात से तय होती थी कि भाई उसके पास कितने मवेशी हैं। तो उस जमाने में अमीर होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था आपके पास ज्यादा गायें और बैल हैं। मतलब घर में दूध और घी की कोई कमी नहीं। इसका मतलब था आपके परिवार के लिए ज्यादा सुरक्षा। और समाज में ज्यादा ताकत और इज्जत। और ये मवेशी ये सिर्फ संपत्ति नहीं थे, ये तो उस समय की करेंसी थे। सोचिए, जिंदगी के हर बड़े लेन देन में गाय का इस्तेमाल होता था। शादी में दहेज देना है तो मवेशी दिए जाते थे, ऋषियों को दान देना है तो गाय दी जाती थी। और युद्ध में जीत का मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था दुश्मन के झुंड पर कब्जा कर लेना। तो आप समझ सकते हैं, जब कोई कहता था ना कि अरे उसके पास तो 100 गायें हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो अमीर है। इसका मतलब था कि उसका भविष्य सुरक्षित है, उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा और वो किसी पर निर्भर नहीं है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर खेती इतनी ही जरूरी है तो फिर वो उस अर्थव्यवस्था का केंद्र क्यों नहीं थी? चलिए इस रहस्य को भी समझते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। एक तरफ थे मवेशी जो एक चलता फिरता समाधान थे, उनसे तुरंत दूध, घी सब कुछ मिल जाता था। और दूसरी तरफ थी खेती, जो एक बहुत बड़ा जोखिम थी। वो एक ही जगह पर थी, असुरक्षित थी और पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे। तो खेती के पीछे रह जाने के 4 बड़े कारण थे। पहला तो ये कि घुमंतु जीवन में आप महीनों तक एक जगह रुककर फसल का इंतजार कैसे करेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। दूसरा, उस वक्त लोहे के औजार या सिंचाई जैसी कोई खास तकनीक नहीं थी। तीसरा, मॉनसून का कोई भरोसा नहीं था, कब बारिश होगी कब नहीं। और चौथा, अगर अनाज ज्यादा हो भी गया तो उसे बेचने के लिए कोई बड़े शहर या बाजार नहीं थे। और जानते हैं, इस युग में एक राजा की ताकत उसके राज्य के आकार से बिल्कुल नहीं मापी जाती थी, बल्कि उसके मवेशियों के झुंड के आकार से। सोचिए, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही बड़ा और शक्तिशाली राजा। उसकी सेना, उसके बड़े बड़े यज्ञ, उसका पूरा प्रभाव, सब कुछ इसी धन पर टिका था। और यही वो वजह है कि उस समय के कई प्राचीन युद्धों को गो युद्ध कहा जाता था। मतलब गायों के लिए युद्ध। ये लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए लड़ी जाती थीं, क्योंकि असली धन तो वही था। लेकिन देखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय बदला और उसके साथ अर्थव्यवस्था भी बदल गई। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे मवेशी, जो कभी सिर्फ धन थे, धीरे धीरे पूजा का प्रतीक बन गए और ये विरासत आज तक कैसे जिंदा है। तो हुआ ये कि धीरे धीरे लोहे के औजार आ गए, लोग नदियों के किनारे बसने लगे और फिर खेती मजबूत होने लगी, छोटे छोटे शहर बनने लगे और अब धन का केंद्र मवेशी नहीं रहे बल्कि जमीन बन गई।
लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? भले ही खेती मजबूत हो गई, पर गाय का महत्व कभी कम नहीं हुआ। उसका जो आर्थिक मूल्य था ना, वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति में, हमारी सोच में रच बस गया। आज के समय में हम गाय को अक्सर एक धार्मिक नजरिए से देखते हैं, है ना? उसे पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। पर क्या कभी हमने सोचा कि इसका असली मूल्य क्या हमेशा से आर्थिक था? क्या उस जमाने की अस्तित्व की लड़ाई ने ही आज के सम्मान और पूजा की संस्कृति को जन्म दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की गहराइयों में कहीं छिपा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है।